संसद के सत्र का आज दूसरा दिन है। एनडीए की तरफ से यह क्लियर हो गया है कि ओम बिरला ही उनके स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सवाल यह है कि विपक्ष भी क्या स्पीकर पद के लिए कोई कैंडिडेट उतारेगा। स्पीकर को लेकर तो सियासी संग्राम है ही, लेकिन विपक्ष इस बार संविधान के मुद्दे पर भी बहुत एग्रेसिव है। संसद सत्र के पहले दिन बाहर और अंदर विपक्ष ने संविधान की किताब लहराई है। मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। विपक्ष ये सोच रहा है कि मोदी दबाव में होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मोदी के तेवर तीखे हैं और अंदाज वही पुराना है। मोदी के लिए अब की बार मैच आसान है या कठिन, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अठारहवीं लोकसभा में कितनी बदल गई संसद की तस्वीर। राहुल फ्रंट फुट पर आए, मोदी के सामने मोर्चा संभाला। लोकसभा में राहुल गांधी अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। पहले यहां सोनिया गांधी बैठती थी, तब राहुल थोड़ा पीछे बैठते थे। इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई हैं और राहुल सामने की सीट पर सबसे आगे आ गए हैं। राहुल जहां बैठे हुए हैं, उससे 2 सीट छोड़कर अखिलेश यादव भी फ्रंट रो पर आ गए हैं। पहले दिन राहुल के साथ सबसे आगे वाली लाइन पर अखिलेश के बगल में अयोध्या के समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद भी दिखे। वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच 1 सीट छोड़कर बैठे। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की सीट जीती है, इसलिए अखिलेश उनका हाथ पकड़कर संसद में घूम रहे हैं। बार बार उनका हाथ उठाकर बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं। 2019 में अखिलेश के 5 सांसद थे, तब वो बीच में बैठते थे। अब की बार 37 सांसद जिताकर लाए हैं, तो पोजीशन भी बदल गई है। पहले दिन जिस तरह अखिलेश और राहुल एक ही फ्रंट रो पर बैठे थे, बाकी दिन भी ऐसे ही दिखेंगे ऐसा मुश्किल है। संसद में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उन्हें भी एक फ्रंट रो मिलनी पक्की है। ऐसे में 26 तारीख के बाद राहुल और अखिलेश अलग अलग फ्रंट रो पर बैठे होंगे। इसका फैसला 26 तारीख को स्पीकर के चुनाव के बाद होगा। संसद में सत्ता पक्ष दाईं तरफ बैठता है, जबकि विपक्ष बाईं तरफ बैठता है। बीजेपी के सांसदों को लोकसभा में दाईं तरफ सीटें दी गई हैं और कांग्रेस को बाईं तरफ। जिस पार्टी के जितने ज्यादा सांसद होते हैं, उसे उतनी ही फ्रंट रो अलॉट की जाती है। इस बार राहुल और अखिलेश दोनों की ताकत बढ़ गई है, मोदी की ताकत थोड़ी घट गई है। बीजेपी के 240 सांसद हैं, मोदी बहुमत के लिए सहयोगियों पर निर्भर हैं। राहुल के 99 सांसद हैं, 53 सहयोगियों को मिलाकर मोदी के पास 293 सांसदों का समर्थन है, जबकि 135 सहयोगियों को मिलाकर राहुल के पास 234 का बल है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन मोदी ने बतौर सांसद सबसे पहले शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उसी दौरान संसद के अंदर एक पिक्चर सबका ध्यान खींचा। मोदी जब शपथ ले रहे थे, राहुल और अखिलेश संविधान की किताब लहरा रहे थे। ये संकेत है इस बार विरोधियों के बदले हुए तेवर का, जिसका अंदाजा तभी हो गया था जब खड़गे और अखिलेश यादव संसद की सीढ़ियों पर मिले थे।
सदन के सत्र का पहला ही दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने संविधान की दुहाई देकर संसद परिसर में मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रोटेम स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। कांग्रेस का आरोप है कि नियमों के मुताबिक सबसे सीनियर सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। राष्ट्रपति ने बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना। कांग्रेस सांसद के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। बीजेपी के भर्तृहरि महताब 7 बार के सांसद हैं, लेकिन के सुरेश 2 बार चुनाव हारे हैं, जबकि महताब लगातार 7 बार चुनाव जीते हैं। देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटेम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते, तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। राहुल ने लाल किताब दिखाई, मोदी ने इमरजेंसी की याद दिलाई। 25 जून न भूलने वाला दिवस है और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। मोदी ने क्लियर कर दिया, ना दबेंगे ना झुकेंगे, तिगुनी मेहनत करेंगे। हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। मोदी के तीसरे टर्म का आगाज वही पुराना अंदाज कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। विपक्ष पहले ही दिन मोदी सरकार को संविधान की किताब दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। विपक्ष को अंदाजा नहीं था कि मोदी का पलटवार कितना तगड़ा होगा, उनका होमवर्क कितना पक्का होगा। नरेंद्र मोदी ने कैलेंडर दिखाया और 25 जून की डेट पर टिक कर दिया। मोदी ने पूछा, 50 साल पहले इसी दिन क्या हुआ था? देश में संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इमरजेंसी किसने लगाई थी? आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। कांग्रेस की बोलती बंद करने के लिए इतना काफी था। प्रधानमंत्री ने आज फिर दिखा दिया कि उनके तेवर ना बदले हैं और ना ही उनका काम करने का अंदाज बदला है। मोदी ने विरोधियों को और विपक्ष में आए नए सांसदों को 2 टूक बता दिया कि संसद में हर मुद्दे पर बहस की पूरी गुंजाइश है, लेकिन ड्रामेबाजी, नखरे
यहाँ नहीं चलेंगे। संसद स्लोगन से नहीं, सब्सटेंस से चलेगी। कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। संसद के पहले दिन सदन पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि प्रधानमंत्री बैकफुट पर हैं, सरकार बचाने में व्यस्त हैं। राहुल के एजेंडे में पेपर लीक से लेकर रेल दुर्घटना और महंगाई समेत 10 मुद्दे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ ले रहे थे, उसी एजेंडे के तहत सदन में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। पूरा विपक्ष राहुल तुम आगे बढ़ो वाले मोड पर है, लेकिन प्रधानमंत्री इससे बेफिक्र है। अपनी तीसरी पारी को मोदी और धार रफ्तार देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल 2029 में प्रधानमंत्री बनने का स्कोप ढूंढ रहे हैं, तो मोदी 2047 में भारत को विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए 3 गुनी मेहनत करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। मोदी अपने रास्ते पर अटल हैं, तो राहुल भी पहले से ज्यादा निडर हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? 16वीं लोकसभा में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। 17वीं लोकसभा में जब मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब भी कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। तीसरी बार नेता प्रतिपक्ष राहुल होंगे या कोई सरप्राइज अभी बाकी है। अगर राहुल नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं, तो सत्ता पक्ष एक बार फिर उन पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाकर घेरेगा। अगर राहुल बनते हैं, तो संसद में मोदी और उनकी सीधी टक्कर होगी। ये टक्कर 16वीं और 17वीं लोकसभा से ज्यादा तगड़ी होगी, क्योंकि प्रियंका भी कुछ दिनों बाद संसद में चुनकर आने वाली है, अगर वायनाड से उपचुनाव जीती। राहुल का साथ देने के लिए अखिलेश यादव भी यूपी का रण छोड़कर दिल्ली आ चुके हैं। मैं सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद दूंगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच प्रोटेम स्पीकर के बाद अगला टकराव स्पीकर को लेकर हो सकता है। स्पीकर का चुनाव 26 तारीख को होना है। मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक नामांकन दाखिल हो जाएगा। विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट को समर्थन देने के बदले शर्त रख दी है।
अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलेगा तभी वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, वरना चुनाव होगा। अगर चुनाव हुआ तो स्पीकर के लिए एनडीए को कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है, बशर्ते सभी गठबंधन सहयोगी एकजुट रहें। गठबंधन सरकारों में स्पीकर का रोल बहुत अहम हो जाता है। स्पीकर सदन को स्थगित कर सकता है, बैठक को निलंबित कर सकता है। स्पीकर किसी मुद्दे पर वोट नहीं करता है, लेकिन अगर किसी बिल पर डिवीजन की नौबत आए और मामला बराबरी का हो जाए तो स्पीकर वोट कर सकता है। विश्वास मत प्रस्ताव में एक वोट का बहुत महत्व होता है। एक बार अटल बिहारी सरकार एक वोट से ही गिर गई थी। वो सदन में आचरण के आधार पर सांसदों को निलंबित कर सकता है। 2009 में कांग्रेस ने विपक्ष के किसी सांसद को डिप्टी स्पीकर बनाने की परंपरा शुरू की थी। कांग्रेस के बहुमत के बावजूद बीजेपी सांसद करिया मुंडा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, लेकिन मोदी 1 और मोदी 2 में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया था। अगर कोई डिप्टी स्पीकर नहीं होता तो फिर सदन कैसे चलता है? ऐसी स्थिति में सदन में अध्यक्षों का एक पैनल बनाया जाता है। स्पीकर 10 चेयरपर्सन के एक पैनल को नामांकित करता है। उन्हीं में से कोई एक स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जो शक्तियां डिप्टी स्पीकर को मिली होती हैं, वो चेयरपर्सन को नहीं होती है, जबकि डिप्टी स्पीकर को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो स्पीकर को मिली हुई हैं। पहले जब विपक्ष किसी मुद्दे पर ज्यादा हंगामा करता था तो उनके सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता था, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिल गया तो उनके पास भी बदला लेने की ताकत बढ़ जाएगी। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? संसद का पहला सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। 27 जून को राष्ट्रपति का संबोधन होगा। 28 से 1 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब देंगे। 3 जुलाई को राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण होगा। मोदी 3 में सरकार के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं। चैलेंज नंबर 1 की बात करें तो नीट परीक्षा, चैलेंज नंबर 2 3 क्रिमिनल लॉ, चैलेंज नंबर 3 अग्निवीर योजना और चैलेंज नंबर 4 शेयर मार्केट होगा। कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार वही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी अपने मित्रों को अमीर बना रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, छोटे मझोले उद्योगों की हालत में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, और आखिर में संवैधानिक संस्थाओं पर आकर विपक्ष की बात खत्म हो जाती है। कि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था।